अपनी भूख और अपनों की भूख तो हम सब जानते हैं, लेकिन पिछले 2 संवाद हमने ऐसे व्यक्तियों के साथ, एक ऐसी संस्था के साथ किया जिन्होंने इस देश के बच्चों की भूख जाना और उस भूख के पीछे एक बात जानी कि किस तरह वह भूख शिक्षा से जुड़ी है। उन्होंने स्कूली बच्चों की भूख को महसूस किया और उसके लिए कुछ करने का उन्होंने एक बड़ा पराक्रम किया। हम अक्षय पात्र से मिले थे, जो कि रोज स्कूल के दिनों में 13 लाख बच्चों को खाना खिलाते हैं। लेकिन भूख से भी बड़ी एक समस्या है, वह है शिक्षा की। वैसे देखें तो भारत की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा ही तो है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे वह रोजगार हो, चाहे वह सफाई हो, चाहे वह आबादी हो, चाहे वह राजनीति हो। हर जगह शिक्षा जुड़ी हुई है और शिक्षा की समस्या इतनी बड़ी है कि अगर हम उन्हें आंकड़ों के रूप में देखें तो एक मोटा मोटा ही आंकड़ा लें कि भारत के अंदर लिटरेसी या साक्षरता का आंकड़ा अभी भी केवल 75% तक पहुंचा है। और साक्षरता की परिभाषा भी बदलनी होगी कि आज एक ज़माने में जो साक्षरता काफ़ी थी, वह आज नहीं है। ऐसे में कहाँ से शुरू करें? आम भारतीय को तो लगता है कि देश की समस्याओं से कोई दरोकार ही नहीं है, लेकिन हमारा सद्भाग्य है कि कुछ लोग हैं जो इसके बारे में बहुत सोचते हैं और उन्होंने बहुत कुछ किया है इसके लिए। प्रश्न केवल शिक्षा पहुंचाने का नहीं है, उसकी क्वालिटी का भी है। आज हम इस बड़ी समस्या से जूझने वाले एक संस्था से मिल रहे हैं, ऐसे जुझारू लोगों से मिल रहे हैं। आज हम मिल रहे हैं एक संस्था से जिसका नाम है प्रथम, जो कि भारत के अंदर शिक्षा पर ध्यान देने वाली जितनी एनजीओज हैं, जितनी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें सबसे बड़ी है। अजय पिरामल, जो कि इसके तृतीय चेयरमैन हैं, और डॉक्टर माधव चौहान, जो कि इसके स्वप्नदृष्टा हैं। और आप और हम थोड़ा शर्मा लें कि वही एनआरआई हैं जिन्होंने अपना करियर अमेरिका में छोड़कर इस देश के लिए कुछ करने के लिए सोची और वो यहाँ आए। इन्होंने इसका सपना देखा और प्रथम की नींव डाली, जो कि 1994 से लेके आज तक इसके सूत्रधार हैं, इसके सीईओ हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपका वेबसाइट जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि दिस वाज फाउंडेड बाय यूनिसेफ, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अच्छा, जनक कोई भी हो सकता है, लेकिन आज इस संस्था का स्वरूप क्या है? ये संस्था जो प्रथम है, हमारा यही मिशन है कि जो एवरी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 इज़ इन स्कूल एंड इज़ लर्निंग एंड नाउ लर्निंग वेल। पहले तो ये बात थी कि कैसे बच्चों को स्कूल में लाया जाए। अब स्कूल में अंदर आने की इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि अंदर आ कर के वो कैसे अच्छे बने, कैसे पढ़ाई में आगे चले, और वही प्रथम कर रही है और आज देश भर में फैली हुई है। प्रथम कोई 21 स्टेट्स में है और एट द प्रेजेंट मोमेंट 30 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। आज एक समय था जब हमारा इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि 3 करोड़ भी बच्चे थे, लेकिन अभी जब हम लोग ने फोकस किया है कि क्वालिटी ऑफ लर्निंग भी बढ़े, इसलिए आज 30 लाख बच्चे हैं। तो ये तो बहुत अद्भुत बात है कि जहां हम लोग हर संख्या को बड़ी देखना चाहते हैं, वहां आपने इसे घटाया भी। लेकिन आज इस संस्था को चलाने वाले मेन लोग कौन हैं? प्राइवेट हैं या सरकारी हैं या अंतर्राष्ट्रीय यूनिसेफ जैसी संस्था है? ये एक यूनिक मॉडल है जहां सभी की पार्टनरशिप है। प्राइवेट हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और आम जनता भी मिली हुई है। आज हमारे 65,000 वॉलंटियर्स पूरे देश में फैले हुए हैं। इसके अलावा काफ़ी जो
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनिसेफ है या कई अदर एड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी मिले हैं। काफ़ी अमीर ग्लोबल लोग हैं जैसे जो माइकल डेल फाउंडेशन होगा या कई इंडियंस हैं, एनआरआईज हैं जो यूएस में हैं, यूके में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी है। तो ये सभी लोगों का मिलजुल करके एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है। मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि 1994 के अंदर एक कल्पना ऐसी आई कि बम्बई शहर और कलकत्ता शहर ऐसी दो संस्थाएं बनी कि बम्बई के अंदर और इन दोनों शहरों में झुग्गी झोपड़ी में तमाम बस्ती रहती है, तमाम आबादी रहती है। तो उनके बच्चों को एक प्री स्कूल मिले जिसे किंडरगार्टन या प्री किंडरगार्टन कहते हैं। वहाँ से कल्पना शुरू हुई और केवल 18 साल में ये कल्पना एक कदम दूसरा कदम चलते चलते इतनी बड़ी हो गई। तो मैं ये समझना चाह रहा था अजय जी एंड डॉक्टर चौहान आपसे कि आज क्या इतने सारे लोग जब इनसे जुड़े हैं तो कोई कारण से जुड़े हैं? तो क्योंकि आप प्रभावक होंगे, यू आर इफेक्टिव इन व्हाट यू ट्राइंग टू डू। आपकी वेबसाइट के ऊपर दर्शक भी जाके देख सकते हैं कि किस तरह दुनिया की तमाम कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इससे जुड़ी हुई है। भारत की कई कंपनियां जुड़ी हुई है। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिड़ला, जो वागुल साहब, नारायण वागुल जो पहले आईसीआईसीआई के चेयरमैन थे, वो आपके इस संस्था के चेयरमैन थे और इसके विकास के अंदर उनका बड़ा अहम रोल था। लेकिन आज ये जो इनोवेशन का एक सिलसिला चला कि आपने लगातार तरीके निकाले और हम उन तरीकों पे आना चाहते हैं कि जिससे कि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस पिछले कुछ महीनों की तलाश के अंदर मैं देख रहा हूँ कि तमाम भारतीय अलग अलग लेवल पे, कोई अपने गांव में, कोई छोटे शहर में ऐसा काम कर रहे हैं और ये इस प्रोग्राम को देख के उन्हें बड़ी प्रेरणा मिलती है और कई लोग जाके उनसे जुड़ते हैं। और हम आपसे बात करते हुए यही चाहते हैं कि आपकी बातें सुनकर किस तरह और हजारों की तादाद के अंदर लोग जुड़ें। मैं अगर कहूँ तो माधव जो ये यूएस में इंजीनियर थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इनको लगा कि इन्हें वापस देश में आना है और कुछ इस देश के लिए करना है। और जब ये जो आइडिया थी, इनका यही सोच था कि कैसे मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को सबसे कम पैसों में तैयार करूं एजुकेशन में। और इसी हिसाब से बालवाड़ी शुरू की पहले। और आप जरा थोड़ा समझाएं। ये इनोवेशन की जो बात आप कर रहे हैं वो कोई ख़ास बड़ी बात नहीं होती। मैं एक उदाहरण दूं, मैं यूपी के एक स्कूल में था और मैंने पाया कि बच्चों के हाथ में नोटबुक, कॉपी नहीं थी, तो वो चौक लेकर ज़मीन पे लिख रहे थे। तो हमने कहा कि और चौक दे दो, और फिर वही इनोवेशन हो गया कि बच्चे ज़मीन पे लिखने लगे। तो हमने वो सोचा कि क्यों नहीं हर जगह ये हो, चौक की कीमत बढ़ेगी, लेकिन हमारे पास कापियाँ हैं नहीं, कापियाँ महंगी होती हैं, उसके मुकाबले चौक सस्ता होता है। और जब ज़मीन पे बच्चे लिखते हैं तो एक दूसरे का देख के पढ़ते हैं, बोलते तूने अच्छा इन लिखा है। अब ये अपने आप शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो इनोवेशन करने के लिए बहुत बड़े ख़ास इंजीनियर्स आदमी की ज़रूरत नहीं होती, देखने वाले की ज़रूरत होती है। ये जो बालवाड़ी की बात हो रही है, ये पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो सीडीओ थे वो कर रहे थे। हमने कहा इसको फैलाते क्यों नहीं आप। हमने उसमें एक थोड़ा सा मोड़ डाल दिया कि बालवाड़ी चलाइए, हम लोग पिरामल जी के जैसे लोग हैं, ये पैसा देंगे लेकिन ज़्यादा पैसा नहीं देंगे आपको, कुछ चलाने के लिए थोड़ा पैसा देंगे, और अगर पेरेंट्स आपको पैसा देते तो आप अपना इनकम समझ के रख लीजिए। तो उसको लेकर दौड़ने लगा वो, और कुछ नहीं थे हमारी बालवाड़ी, और 3000 हो गई 2 साल में। 3000 बालवाड़ियाँ चला। वो पुराने ज़माने की बात है। तो ये जैसे होता है, इसका सीक्रेट ये है कि लोगों के अंदर जो ऊर्जा है उसको आप रिहा कर दो। लोगों को बांधे रखने से ये नहीं होता है। जहां आपके जो हाथ में है वो हथियार है, उसी को लेकर काम शुरू कर दीजिए, रुकने की क्या ज़रूरत है। ये बड़ा मुश्किल ये होता है कि मेरे पास बड़ी इमारत रहेगी तो मैं शुरू करूँगा। अच्छी पढ़ाई के लिए एक अच्छा टीचर, एक खेल खेलने वाला और उसके साथ जुड़ने वाले बच्चे, इसी की तो ज़रूरत है।
मैंने ये भी समझा कहीं पे कि आपके पास जगह नहीं थी, तो आपने जगह का रास्ता निकाला कि चलो मंदिर में कर लेते हैं, लोगों के घरों में कर लेते हैं, कंपनियों के अहाते में कर लेते हैं। तो आज आप इस इनोवेशन को कहाँ ले गए हैं? आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा इनोवेशन कहाँ है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमसे कहा कि आप पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ो, अच्छा है। और हमारा जो प्रॉब्लम था, वो जो समस्या थी, उसको हमने अपने एडवांटेज में बदल दिया। अगर जगह है नहीं, बम्बई की झोपड़ी झुग्गी में अगर आपके पास जगह नहीं, दिल्ली में नहीं है, शहरों में नहीं है, गांव में बांधने के लिए पैसे नहीं है, इतने बड़े पैमाने पे कौन बांधेगा? सरकार बांध सकती है। हर जगह बांधने के लिए समय कहाँ है? तो जहां आपके जो हाथ में है वो हथियार है, उसी को लेकर काम शुरू कर दीजिए। रुकने की क्या जरूरत है? ये बड़ा मुश्किल ये होता है कि मेरे पास बड़ी इमारत रहेगी तो मैं शुरू करूंगा। अच्छी पढ़ाई के लिए एक अच्छा टीचर, एक खेल खेलने वाला और उसके साथ जुड़ने वाले बच्चे, इसी की तो जरूरत है। ठीक बात है। तो जैसे हमने कई संस्थाओं को देखा कि वो एक क्षेत्रीय संस्था बन के रह जाती है। जैसे अक्षय पात्र है, वो 9 राज्यों में काम कर रहे हैं, ऐसे कम संस्थाएं हैं। आपकी संस्था एक शहर से शुरू होकर कई शहरों में चली गई और इतने राज्यों में चली गई, ये कैसे हुआ? ये तो जोत से जोत मिलाते चलो कि आप नहीं, किस तरह आपने इतनी जोत लगाई? देखिए, पिछले 15 सालों में, 20 सालों में हिंदुस्तान बहुत बदल रहा है। लोग, जैसे अमीरी बढ़ती गई है, लोगों के पास धन आता गया है, और जैसे जवान लोग, अजय जी जैसे, जिन्होंने अभी ये बागडोर ले ली है बिजनेस की, तो वो चाहते हैं कि और कुछ हो जाए। जैसे ही ये प्रथम का काम बम्बई में शुरू हो गया और फिर वो वागुल साहब ने हमारे वो नेता बन गए, तो वो चारों और लोगों से बोलने लगे कि बहुत अच्छा काम चल रहा है, आप लोग क्यों नहीं करते हो? तो रोहिणी नीलकणी जैसे लोगों ने बंगलोर में वो शुरू कर दिया। विनोद खन्ना नाम के पूरे IFS ऑफिसर्स हैं, वो ये नहीं, एक्टर नहीं, उन्होंने दिल्ली में शुरू कर दिया, कोई राजस्थान में शुरू कर दिया। लोगों ने अपने आप शुरू कर दिया। ये पहली शुरुआत थी। बाद में जो हो रहा था उसको देखकर गवर्नमेंट के लोगों ने कहा कि अगर आपके शहर में हो सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं? और वही तो बात है कि आप अगर इसको बांध के मत रखो, लोगों को कहो कि आप अगर करना चाहते हो तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। धन की मदद हो सकती है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, टेक्निक दिए जा सकते हैं, आप अपना काम करो। कंट्रोल करने की बात नहीं है, अनकंट्रोल्ड काम होना चाहिए। केवल बात बच्चों को स्कूल में पहुंचाने की नहीं है, उन्हें शिक्षित करने की है। तो शिक्षित करने की जो बात है, उसके अंदर मैंने देखा कि आपने कई इंसाइट्स आपको मिली, और उसी एक इंसाइट में ये आया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंदर वो 90% से 95% से 99% हो गया, लेकिन आपने पाया कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो मुझे उसके बारे में बताइए कि वाकई क्या स्थिति है। तो इसलिए हमने एक इनोवेशन किया जिसका नाम है असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, जो हर साल पूरे देश में हम लोग एक एजुकेशन का स्टेटस की रिपोर्ट देते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट करते हैं, और इसमें हमने एक चीज़ बहुत सरप्राइजिंग पाई कि जो बच्चे 5th क्लास में हैं, 5th ग्रेड में हैं, वो सिर्फ 2nd ग्रेड तक की पढ़ सकते थे। और इसमें ये बड़ी मतलब हमें बहुत ख़राब भी लगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम रियलाइज़ किया, तो और इसलिए हर साल असर, अब ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट बन गया है, जिसके लिए हर साल ये रिपोर्ट उन लोग पब्लिश करते हैं हर स्टेट्स में। लेकिन उससे ज़्यादा था कि इससे क्या करें, इससे कुछ इम्प्रूवमेंट कैसे करें। और इसलिए हमने एक नई स्कीम करी जो रीड इंडिया है, और उसमें काफ़ी कुछ सोच थी। ये कोई इम्पोर्टेड मटेरियल नहीं था कि कोई और किधर इम्प्लीमेंट हुआ, पहली बार भारत में हुआ है, और अब यहाँ से लोग देख रहे हैं इसको और इम्प्लीमेंट और देशों में भी कर रहे हैं। और रीड इंडिया के बारे में मैं माधव को बोलूँगा, आप समझाइए कैसे। असर के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, वैसे सर्वे के बारे में एक बात आपसे शेयर कर लूँ जी, कि क्योंकि आपने सरकार की शिक्षा पद्धति की या उनके अभियान का मूल्यांकन करते हैं आप असर के अंदर सर्वे करके कि भाई ये वाकई आप पैसा खर्च कर रहे हो, उसमें होता क्या है। तो भारत के महान संत विनोबा भावे की एक बात है, वो उन्होंने ये कहा कि जो है सरकारी वह नहीं असरकारी।
तो आपने, ये कमाल की बात है कि आपने अपनी इस रिपोर्ट का नाम भी असर रखा है। बताइए, आप बता रहे थे। असर की खासियत यह है कि इसमें वैसे सर्वे बहुत होते हैं, असेसमेंट करने वाले भी लोग काफ़ी हैं, लेकिन हम चाहते थे कि आम जनता भी देखे। आपको ताज्जुब होगा कि जिसका बच्चा स्कूल में जाता है, शायद आप भी नहीं जानते होंगे जब आपके बच्चे स्कूल में थे कि हमारा बच्चा क्या और कितना पढ़ रहा है, और जब वो जांच करनी होती है तो जांच के लिए इम्तिहान, लिखित इम्तिहान का फ़ायदा नहीं होता, और उसके लिए जो टूल है, असेसमेंट का पेपर है, वो बड़ा आसान सा है। छोटे बच्चे भी एक दूसरे की टेस्ट कर सकते हैं। सर्वे कौन करते हैं? वो गांव, उस जिले में जो आम वॉलंटियर हैं उन्हीं से ये करवाते हैं। आजकल ज्यादा यूनिवर्सिटी के लोग आम नागरिक हैं वही जाके सर्वे कर लेते हैं। हाँ, वही कर रहे हैं, इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। तो वो मतलब एक असेसमेंट एक घर का 10, 12, 15 मिनट में हो जाता है। इतने बड़े पैमाने पे मान लीजिएगा, हर साल 7,20,000 बच्चों का डेटा हमारे पास आता है, 3, 3.5 लाख माँ बाप का डेटा हमारे पास आता है। ये सारा डेटा, मतलब ये हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था कि शुरू से आखिर तक 100 दिनों में, ट्रेनिंग से लेके पब्लिकेशन तक 100 दिनों में ये कारोबार पूरा हो जाता है। और सरकार इसे एक्सेप्ट करने लग गई। अब सरकार में भी ऐसे 2 भाग है सरकार के। प्लानिंग कमीशन इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करती है, लेकिन जो MHRD है, शिक्षा विभाग है, वो कहता है ये हमें मंजूर नहीं। मतलब कभी मानते कभी नहीं भी मानते हैं। वो झगड़ा तो चलता रहता है। वो असेसमेंट में हमेशा ये होता है कि ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा करो। हमने कहा आप कर लीजिए ना, हम कहाँ बोलते कि आप मत करो। पर नहीं करते हैं तब भी। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे देश के लिए, तो पूरा सेक्शन एजुकेशन सिर्फ असर की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। तो दैट मीन्स वो, तो इसमें बहुत बड़ा खर्चा होता होगा। इसमें वही तो इनोवेशन है, इतना खर्चा भी नहीं होता है। वो पूरा सर्वे का खर्चा जो है, वो पहले साल जब हमने किया तो उसका कुछ 2 करोड़ के आसपास था। ये 7 साल पहले की बात है। आज वो कुछ 4 करोड़ के आसपास है, इतने इन्फ्लेशन के बावजूद। क्योंकि उसमें जो वॉलंटियर आते हैं वो पैसा नहीं लेते हैं, और जहाँ गांव में जाते हैं तो लोग आराम से उनको खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। जिस घर में जाओ तो चाय मिलेगी आपको। 5 साल बच्चा स्कूल में जाता है, औसतन सरकार उस पर 4,000 रुपया हर साल खर्चा करती है। 20,000 रुपया खर्चा होने के बाद बच्चे के पढ़ने की संभावना आधी भी नहीं है, उससे भी कम है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 20,000 रुपया जो है उसमें से 10,000 तो कम से कम वेस्ट ही हो रहा है। अजय जी, आपने बताया कि असर रिपोर्ट के अंदर ये बात समझ में आई कि कहने को तो 5 साल से स्कूल में, लेकिन उसकी शिक्षा दूसरी क्लास तक की पहुंची है। तो आपने क्या इसमें इनोवेशन करके आप उसे कैसे बदली करते हैं? देखिए, इस समस्या को समझना ज़रूरी है। अगर आपको मैं कहूँ कि 5 रुपये की कोई पानी की बोतल या ड्रिंक्स की बोतल आपको दूँ और उसमें से आपको सिर्फ आधा ही मिल जाए, तो क्या आप खरीदेंगे? वैसा तो कोई ख़रीदता नहीं। लेकिन शिक्षा के बारे में ये हो रहा है कि 5 साल बच्चा स्कूल में जाता है, औसतन सरकार उस पर 4,000 रुपया हर साल खर्चा करती है। 20,000 रुपया खर्चा होने के बाद बच्चे के पढ़ने की संभावना आधी भी नहीं है, उससे भी कम है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका 20,000 रुपया जो है उसमें से 10,000 तो कम से कम वेस्ट ही हो रहा है, अगर आप सिर्फ पढ़ने की बात करो तो। अब हम ये कहते हैं कि इस बच्चे को जो 3री, 4थी, 5वीं में पहुंचा है, अगर उसको पढ़ना नहीं आता है तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर पढ़ना तो सिखाया जा सकता है, ताकि वो अपने आप अपना सीखना शुरू कर दे। और ये पढ़ाने के लिए जो खर्चा आता है वो मुश्किल से 200-250 रुपया आता है। अगर ये, और फिर आजकल ये 200-250 रुपया जो कह रहा हूँ, हालांकि वो 2 ही रुपया में हो सकता है और बिना खर्चे के भी हो सकता है, क्योंकि संस्था करती है, इसके लिए खर्चा होता है। लेकिन गांव के वॉलंटियर इसको जब करते हैं तो उसमें पैसा भी नहीं लगता। और वो तो ये कैसे करते हैं आप? ये सिंपल चीज़ है कि बच्चों को पहले, आजकल होता ऐसा है कि हमारे स्कूलों में कक्षा के अनुसार बच्चों को उम्र के अनुसार बिठाया जाता है, वो गलत है। अगर गांव के स्कूल में आप जाइए, हिंदुस्तान में आज 56% स्कूलें ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा कक्षाएं इकट्ठा बैठती हैं। शहरों में भी है, गांव में भी है। तो मतलब टीचर पढ़ा रही है 2री, 3री और 4थी वाले को, या 3री, 4थी, 5 साथ में, और ये बच्चे बैठे हुए हैं, उनमें से आधे ऐसे भी पढ़ नहीं सकते, तो इनको कैसे पढ़ाए टीचर? उससे अच्छा हम मानते हैं कि वो कक्षा की किताबें ना अलग से रख दो
और इन बच्चों को है ना पढ़ाओ। ये जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो तीसरी का बच्चा अपनी किताब आराम से पढ़ लेगा। तो बात पढ़ने की कितनी बड़ी है कि एजुकेशन से भी ज़्यादा हमें जो पढ़ना है उसे पढ़ के हम समझना सीख जाएं। मेरे ख्याल से आप वो करना की कोशिश कर रहे हैं कि पांचवी है कि दूसरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर वो पढ़ना सीख जाए तो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। अगर पांचवी तक अगर बच्चा पढ़ना, मेरा मानना है कि दूसरी कक्षा तक बच्चे को आसान अनुच्छेद पढ़ना आना चाहिए और पांचवी तक वो बहुत सरल तरीके से पढ़ना आना चाहिए। अगर धारा प्रवाह पढ़ सकता है तो वो जो लिखा है, लिखित ज्ञान को अगर बच्चा नहीं ले सकता है तो उसकी पढ़ाई अधूरी रहेगी। ये जो आप पुराने ज़माने की बात कह रहे हैं, जब बच्चे लोग पढ़े लिखे नहीं लोग थे फिर भी नेता हो सकते थे, आज के ज़माने में नहीं हो सकता। आज के ज़माने में अंग्रेज़ी भी जानना ज़रूरी है। अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो ये जानना ज़रूरी है, लेकिन ये दूसरा कोई पढ़ाएगा ऐसे नहीं होगा। बच्चा अगर खुद ब खुद पढ़ने की तैयारी कर लेता है, और ये तैयारी हमारे स्कूलों में नहीं होती है। हमारी टीचर कहती है मेरी बात सुनो और मैं जो कहूँ उसको दोहराओ। इसको बदलना चाहिए कि जब बच्चा खुद पढ़ने की प्रेरणा ले, और ये कर सकते हैं। इसके लिए हमने देखा है कई आप आज तक कितने बच्चे तैयार हो गए माधव जी? मेरी बात खत्म करने दीजिए। एक छोटी सी चीज है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन बच्चों के पीठ पे हाथ रख के कोई ये कहता नहीं कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। आप कहते हैं और कोई भी कर सकता है। अगर ये प्रोग्राम देखने वाले लोग अगर कल से जाते हैं स्कूल में कि बच्चे मैं तेरे साथ हूं, तू चल, और तूने क्या किया मुझे बता, मैं तेरा हौसला बढ़ाता हूं, ये चीज स्कूलों में नहीं हो रही है। ये तो आपने बहुत ठीक बात कही कि भारत के गांव-गांव, शहर-शहर में सरकारी स्कूल हैं, और आप ये कह रहे हैं कि उन्हें शाबाशी देने वाला, उनका साथ देने वाला कोई मिल जाए। कोई नहीं है, सिर्फ गाली पड़ती है। बहुत अच्छी बात। इतना भी अगर आप करो तो लोग अपने कदम पर, अपने पैरों पर खड़े होकर आगे चल सकते हैं। कुछ किताबें उठाइए और 4 बच्चों के साथ पढ़ते रहिए। लाखों लोग अगर इसमें और शरीक हो जाएंगे तो हिंदुस्तान का इतिहास हम फिर एक बार बदलेंगे। क्या बात है।